स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि छत पर सोलर और घर में मिलेगी बिल्कुल फ्री बिजली। 50 लाख परिवारों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार के 50 लाख परिवारों तक सोलर योजना का लाभ पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी है। इस पहल के तहत पात्र परिवारों के घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी और फिर कई उपभोक्ताओं को योजना के तहत मुफ्त बिजली का लाभ भी मिलेगा। जब पहले चरण में लगभग 5 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ी है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को रूफटॉप सोलर लगाने पर सब्सिडी दी जाती है। वहाँ पर सोलर पैनल से उत्पादित बिजली का उपयोग घरों की छतों के लिए किया जा सकेगा और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेज करके आर्थिक लाभ भी लिया जा सकता है। यानी कि जो सोलर से जो बिजली उत्पन्न होगी, अगर बिजली बच जाती है आपके यूज़ के बाद, तो उस बिजली को आप पावर ग्रिड में जाकर के बेच भी सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस अभियान से लाखों परिवारों को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध होगी। जंतर मंतर पर कैसे इतने लोगों को खाना खिलाया, जुनैद ने दिया जवाब। दरअसल बात है कि जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को भोजन उपलब्ध कराने वाले जुनैद ने पहली बार सामने आकर के अपने ऊपर लगे आरोपों और फिर अचानक गायब होने की चर्चा पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अकेले हजारों लोगों को खाना नहीं खिलाया, बल्कि वहां मौजूद कई लोगों और फिर स्वयंसेवकों ने मिलकर के सहयोग किया। उनके अनुसार ये पूरी व्यवस्था लोगों के आपसी सहयोग से चल रही थी, किसी एक व्यक्ति के दम पर नहीं। जुनैद ने यह भी दावा किया है कि 24 जुलाई की रात दिल्ली पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी, जिसके कारण वे कुछ समय तक सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा है कि इसी वजह से उनके गायब होने की चर्चा शुरू हुई। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लग रहे फंडिंग के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें किसी बड़े संगठन या फिर बाहरी स्रोत से आर्थिक मदद नहीं मिली और भोजन की व्यवस्था लोगों के सहयोग से ही हुई है। जुनैद के बयान के बाद ये मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है, जबकि सोशल मीडिया पर उनके समर्थन और फिर विरोध में लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं पर जुनैद का कहना है कि उन्होंने केवल आंदोलन में शामिल छात्रों की मदद की कोशिश की है और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। 10 और 20 रुपए के 1-1 अरब प्लास्टिक नोट जारी करेगा आरबीआई। भारत सरकार ने दे दी ट्रायल की मंजूरी। दरअसल बात यह है कि केंद्र सरकार ने आरबीआई के 10 और 20 रुपये मूल्य वर्ग के 1-1 अरब यानी कि 1 बिलियन पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया है कि ये मंजूरी आरबीआई के प्रस्ताव पर दी गई है। इन नोटों को पहले सीमित स्तर पर परीक्षण के लिए जारी किया जाएगा और ट्रायल सफल रहने के बाद ही इनके व्यापक उपयोग पर फैसला लिया जाएगा। आरबीआई के अनुसार पॉलीमर नोट यानी कि प्लास्टिक नोट पारंपरिक कागज के नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं, जल्द ही फटते या फिर खराब नहीं होते हैं और इनमें आधुनिक सुरक्षा फीचर होने के कारण नकली नोट बनाना भी अधिक कठिन होता है। दोस्तों बिहार बंद के दौरान हिंसा में 157 अफसर घायल हुए हैं और 355 लोग जेल गए हैं। दरअसल बात है कि बिहार बंद के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर के पुलिस मुख्यालय ने विस्तार से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य भर में हुई झड़पों और फिर पथराव की घटनाओं में करीब 157 अधिकारी घायल हुए हैं। इनमें पुलिसकर्मियों के साथ साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है। जब वहीं पर कार्रवाई के दौरान 694 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से सत्यापन के बाद 355 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य छात्रों और फिर नाबालिगों को छोड़ दिया गया है। जब पुलिस के अनुसार बिहार बंद का असर पटना, सारण, सिवान, छपरा, सीतामढ़ी, भागलपुर, औरंगाबाद, किशनगंज समेत कई जिलों में देखने को मिला। कई स्थानों पर पथराव, आगजनी और फिर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा। हिंसा में कई सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुए, जबकि सारण जिले के 2 बीडीओ गंभीर रूप से घायल हुए। एक बीडीओ की आंख की रोशनी चली गई और दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पर पुलिस मुख्यालय ने बताया है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और फिर अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और फिर जिन मामलों में जांच चल रही है उनमें दोषियों पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। बांकीपुर उपचुनाव पर सामने आया नीतीश का बयान।
वीडियो संदेश जारी करके जनता से की बड़ी अपील। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वीडियो संदेश जारी करके मतदाताओं से एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि पिछले 2 दशकों में राज्य में न्याय के साथ विकास के लिए लगातार काम किया गया है और विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए हर वोट महत्वपूर्ण है। वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने बांकीपुर की जनता से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए एनडीए उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दें। उन्होंने मतदाताओं से मतदान के दिन कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके नीरज सिन्हा को जिताने की अपील की है। बिहार के सभी जिलों में लगेंगे सोलर फ्लोटिंग प्लांट, ऊर्जा और जल संरक्षण को बढ़ावा। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सभी जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना शुरू की है। इस संबंध में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जिले में उपयुक्त तालाब, जलाशय और डैम की पहचान करके रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा देना है। यह सरकार का मानना है कि जलाशयों की सतह पर सोलर पैनल लगाने से अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब पानी की वाष्पीकरण में कमी आएगी और फिर स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। वहीं पर इससे बिहार में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ बिजली आपूर्ति भी मजबूत होगी। इससे पहले नवादा, दरभंगा और सुपौल जैसे जिलों में फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं पर काम शुरू किया जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार सभी जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद उपयुक्त स्थानों का चयन करके चरणबद्ध तरीके से फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। यह सरकार का लक्ष्य उच्च ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण को मजबूत देने और भविष्य में राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। जनता के दबाव में झुकी सम्राट सरकार, नीट प्रदर्शनकारियों पर केस वापस लेने के ऐलान पर बोले तेजस्वी, एसपी भी निलंबित हो। दरअसल बातें है कि बिहार सरकार द्वारा नीट यूजी आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने की घोषणा के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला जनता और फिर छात्रों के दबाव का परिणाम है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार को पहले ही छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी और अब देर से लिया गया फैसला सरकार की मजबूरी को दर्शाती है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने मांग की है कि केवल केस वापस लेना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान जिन पुलिस अधिकारियों ने छात्र पर बल प्रयोग किया, खास करके संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, एसपी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने घायल छात्रों से मिलने और उन्हें न्याय दिलाने की भी बात दोहराई है। वहीं पर सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाएगा और फिर गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की जल्द रिहाई सुनिश्चित की जाएगी। इस फैसले के बाद भी विपक्ष सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं और छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर के जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। बिहार के इन 23 जिलों में आज बारिश की चेतावनी, तेज हवा के साथ बिजली गिरने की भी संभावना। दरअसल बातें है कि बिहार में मानसून की सुस्त रफ्तार के बीच मौसम विभाग ने आज बिहार के 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जब विभाग के अनुसार इन जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवा और आकाश से बिजली गिरने की संभावना है। जब लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसूनी ट्रफ की स्थिति में लगातार बदलाव के कारण बिहार में कहीं धूप तो कहीं अचानक बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। पटना समेत कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही मिजाज बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने और बिजली चमकने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहें। किसानों को भी खेतों में काम करने से पहले मौसम का ताज़ा अपडेट देखने की सलाह दी है। अक्टूबर में पटना आएगी भविष्य की तकनीक, कैरियर से लेकर के ग्लोबल अवसरों तक मिलेगी राह। दरअसल बात है कि बिहार में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को समर्पित बड़े स्तर का आयोजन ग्लोबल एआई स्किल्स एंड एजुकेशन एक्सपो 2026 अक्टूबर में पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस एक्सपो का उद्देश्य छात्रों, युवाओं, स्टार्टअप और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच पर ला करके एआई, नई तकनीकों और फिर डिजिटल भविष्य से जोड़ना है। कार्यक्रम में देश विदेश के
विशेषज्ञ भाग लेंगे और फिर आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में उभरते अवसरों पर चर्चा करेंगे। इस आयोजन में AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और उभरती डिजिटल तकनीकों से जुड़े सेमिनार, वर्कशॉप और लाइव डेमो आयोजित किए जाएंगे। यह छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन, स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप, स्टार्टअप नेटवर्किंग और वैश्विक रोजगार के अवसरों की जानकारी भी दी जाएगी। यह सरकार का मानना है कि ये एक्सपो बिहार के युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल से बिहार में तकनीक आधारित निवेश, नवाचार और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही युवाओं को राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से सीधे सीखने का मौका मिलेगा। बेउर जेल में तेज प्रताप यादव की कैसे कटी रात, AC बैरक और फिर घर के खाने की मांग ठुकराई, तबीयत बिगड़ने पर 3 बार अस्पताल पहुंचे। दरअसल बात यह है कि बिहार बंद हिंसा मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेजे गए तेज प्रताप यादव की पहली रात काफी हलचल भरी रही। जेल सूत्रों के अनुसार उन्होंने AC बैरक, घर का बना भोजन और बेहतर सुविधाएं देने की मांग की है, लेकिन जेल प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जेल मैनुअल से बाहर कोई भी विशेष सुविधाएं नहीं दी जा सकती। वहाँ पर कार्डियक बीमारी का जिक्र होने के कारण उन्हें पहले जेल अस्पताल से ले जाकर के मेडिकल जांच कराई गई, जिसके बाद डिवीजन वार्ड में रखा गया। रविवार सुबह तेज प्रताप यादव ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए घर का खाना मांगा और शुरुआत में जेल का भोजन लेने से भी इनकार कर दिया। बाद में अधिकारियों के समझाने पर उन्होंने दाल, चावल और सब्जी का सामान्य भोजन स्वीकार कर लिया। दिन भर में उन्होंने 2 बार सीने में दर्द और फिर घबराहट तथा शाम को फिर बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें 3 बार जेल से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हर बार जाँच में ब्लड प्रेशर, शुगर और फिर अन्य कार्डियक पैरामीटर सामान्य पाए और एहतियात के तौर पर उन्हें मेडिकल निगरानी में रखा। जानिए क्यों असम और बिहार सरकार को वापस लेने पड़े नीट छात्रों पर दर्ज मुकदमे। दरअसल बात है कि नीट UG परीक्षा को लेकर के हुए छात्र आंदोलन के बाद बिहार और असम सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने आंदोलन से जुड़े सभी FIR और फिर कानूनी कार्रवाई वापस लेने के साथ गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की घोषणा की है, जबकि असम सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और भविष्य में इस आंदोलन से जुड़े लोगों पर कोई भी नई कार्रवाई नहीं करने का ऐलान किया है। इन फैसलों के पीछे लगातार जारी छात्र आंदोलन, विपक्ष के दबाव और दोबारा बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की आशंका को अहम कारण माना जा रहा है। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी थी कि यदि गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया गया और मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो फिर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके बाद दोनों राज्यों की सरकारों ने तनाव कम करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। हालांकि छात्र संगठनों का कहना है कि केवल मुकदमे वापस लेना पर्याप्त नहीं है, जब उनकी मांग है कि सभी गिरफ्तार छात्रों की जल्द रिहाई सुनिश्चित की जाए। आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की भी समीक्षा हो और फिर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ठोस सुधार किए जाएं। अभिजीत दीपके का बिहार दौरा, छात्रों के आंदोलन पर उठे सवाल। दरअसल बात है कि नीट UG छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल अभिजीत दीपके के प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर के राज्य की राजनीति गर्मा गई है। छात्र संगठनों का कहना है कि बिहार में आंदोलन से जुड़े छात्रों से मुलाकात और फिर आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए उनका दौरा प्रस्तावित है। वहीं पर कई राजनीतिक दलों ने इस दौरे के समय और उद्देश्य को लेकर के सवाल उठाए हैं। वहीं पर बिहार में हाल ही में नीट आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की सरकारी घोषणा के बाद भी छात्र संगठनों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पुलिस कार्रवाई की समीक्षा और फिर अन्य मांगों को लेकर के उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अभिजीत दीपके ने भी संकेत दिया है कि आंदोलन के अगले चरण में बिहार अहम केंद्र रहेगा और पटना में बड़े कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष और विभिन्न राजनीतिक दल इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ नेताओं ने बाहरी हस्तक्षेप और फिर आंदोलन की दिशा को लेकर के सवाल उठाए हैं। हमें गारंटी दी गई, CJP का दावा, सरकार ने मान ली एक और बड़ी मांग। दरअसल बात है कि नीट आंदोलन का नेतृत्व कर रहे CJP ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने उनकी एक और अहम मांग मान ली है। संगठन के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि सरकार ने उन्हें लिखित गारंटी देने का भरोसा दिया है कि बिहार, असम और फिर अन्य भाजपा एवं एनडीए
शासित राज्यों में आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी और भविष्य में इस आंदोलन से जुड़े छात्रों पर कोई भी नई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीजेपी का कहना है कि सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि पहले से दर्ज मामलों की प्रतियां संगठन को उपलब्ध कराई जाएगी और मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। संगठन के अनुसार इन आश्वासनों के बाद ही आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के साथ शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधारों पर अगले दौर की बातचीत भी तय की गई है। संगठन ने कहा है कि वे सरकार द्वारा किए गए वादों के क्रियान्वयन पर लगातार नजर रखेगा। यदि तय समय सीमा के भीतर लिखित गारंटी और फिर अन्य सहमत फैसलों को लागू नहीं किया गया तो फिर आगे की रणनीति पर फिर से विचार किया जाएगा। दूसरी ओर सरकार पहले ही प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और फिर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की घोषणा कर चुकी है। बिहार बनेगा खनिज का नया पावर हाउस, दुर्लभ खनिजों की खुदाई से आएंगे 3000 करोड़, खुलेगा रोजगार का बड़ा द्वार। दरअसल बात यह है कि बिहार में दुर्लभ और फिर महत्वपूर्ण खनिजों के बड़े भंडार मिलने के बाद राज्य सरकार इनके व्यावसायिक खनन की तैयारी में जुट गई है। शुरुआती आकलन के अनुसार इन खनिजों के दोहन से राज्य को करीब 3000 करोड़ रुपए को राजस्व मिल सकता है। गया, जमुई, नवादा, रोहतास समेत कई जिलों में मिले इन खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सेमीकंडक्टर और फिर रक्षा उपकरणों के निर्माण में होता है, जिससे बिहार देश के महत्वपूर्ण खनिज केंद्र के रूप में उभर सकता है। राज्य सरकार खनिज प्रक्रिया शुरू करने के लिए नीलामी, सर्वेक्षण और फिर आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं पर अधिकारियों का कहना है कि खनन शुरू होने के बाद बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और फिर स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। ये लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न, धर्मेंद्र प्रधान के सम्मान पर भड़के राहुल गांधी। दरअसल बात है कि संसद परिसर में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सम्मान के बाद कांग्रेस नेता और फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा प्रति हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान देश की खराब शिक्षा व्यवस्था और फिर भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जिस शिक्षा व्यवस्था ने लाखों छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया, उसी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का सम्मान किया जाना लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नैतिक आधार पर नहीं बल्कि युवाओं की आक्रोश के साथ हुआ है। उन्होंने कहा है कि अब संसद में उनका सम्मान करना छात्रों की भावनाओं का अपमान है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं ने देश भर के युवाओं को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया और सरकार अब भी उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं ले रही है। दरअसल संसद पहुंचने पर भाजपा और फिर एनडीए के सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करके उन्हें माला और फिर पारंपरिक सम्मान देकर के अभिवादन किया था। इसी घटनाक्रम पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस बीच शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के आंदोलन और फिर एंटी पेपर लीक बिल को लेकर के संसद के भीतर और फिर बाहर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव लगातार जारी है। गोली चलाने का ऑर्डर नहीं था, सिवान AK-47 फायरिंग मामले पर डीएम का बड़ा बयान, पुलिसकर्मी सस्पेंड। दरअसल बात यह है कि बिहार बंद के दौरान सिवान में छात्र प्रदर्शन के समय AK-47 से फायरिंग के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। सिवान के जिलाधिकारी यानी कि डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि संबंधित पुलिसकर्मी को गोली चलाने का कोई भी आदेश नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा है कि फायरिंग पूरी तरह अनाधिकृत थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन के अनुसार घटना की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और ये पता लगाया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में पुलिसकर्मी ने AK-47 से फायरिंग की। वायरल वीडियो सामने आने के बाद मामले ने राजनीतिक तुल पकड़ लिया है, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने भी कार्रवाई करते हुए संबंधित जवान को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की आलोचना कर रहा है। वहीं पर प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था, लेकिन बिना आदेश हथियार का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है। जब सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूध के क्षेत्र में नई क्रांति से आत्मनिर्भर बिहार की मजबूत नींव रखी जाएगी, सम्राट चौधरी। दरअसल बात है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा की बिहार शरीफ डेयरी परियोजना परिसर में दही, लस्सी प्लांट और फिर अन्य डेयरी परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा है कि दूध के क्षेत्र में नई क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भर बिहार की मजबूत नींव रखी जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार में प्रतिदिन 1 करोड़ लीटर दूध उत्पादन का है,
जिससे किसानों और फिर पशुपालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वहीं पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि डेयरी क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रसंस्करण सुविधाओं और फिर विपणन व्यवस्था से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में बिहार शरीफ में अत्याधुनिक दही लस्सी प्लांट की शुरुआत की गई है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इससे पशुपालकों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा और फिर सुधा ब्रांड को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान मिलेगी। करोड़ों का टैक्स बाहर, फिर बिहार की बात क्यों? ऋतुराज सिन्हा ने प्रशांत किशोर पर दागे तीखे सवाल। दरअसल बात यह है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर करोड़ों रुपए का टैक्स बिहार के बजाय दूसरे राज्यों में जमा करते हैं, लेकिन चुनाव के समय बिहार के विकास की बात करते हैं। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि जनता को ऐसे नेताओं की कथनी और फिर करने के अंतर को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए केवल दावे करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि राज्य के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता भी जरूरी है। भाजपा नेता ने दावा कर दिया है कि एनडीए सरकार विकास और फिर सुशासन के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है, जबकि विपक्ष और फिर अन्य दल केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर की भाजपा ने प्रचार अभियान भी तेज कर दिया है। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा, जनसुराज और फिर अन्य दलों के बीच मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सभी प्रमुख दल एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। ऐसे में नेताओं के बयान और फिर चुनावी रणनीतियां इस उपचुनाव को बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला बना रही है। पैसे दो वरना परिवार खत्म, बिहार में मंत्री के बेटे को ही दे डाली धमकी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के एक मंत्री के बेटे को फोन पर रंगदारी मांगते हुए जान से मार देने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि पैसे दो वरना पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। जब वहीं पर पुलिस के अनुसार धमकी भरा कॉल मिलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉल डिटेल और फिर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कॉल किस नंबर से किया गया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है और फिर मंत्री के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पर घटना को लेकर के राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जाँच की जा रही है और फिर जल्द ही आरोपियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां सऊदी अरब ने रेगिस्तानी इलाकों को हरा भरा बनाने के लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण अभियान तेज कर दिया है। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के तहत करोड़ों पेड़ लगाने, बंजर जमीन को विकसित करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में काम किया जा रहा है। यह इस पहल के चलते कई इलाकों में हरियाली बढ़ने लगी है, जिसे लेकर के सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे कयामत से जुड़ी धार्मिक भविष्यवाणी से जोड़ करके चर्चा कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में बढ़ती हरियाली के पीछे सरकारी पर्यावरण परियोजनाएं हैं, सिंचाई व्यवस्था और फिर कुछ क्षेत्रों में हुई अच्छी बारिश प्रमुख कारण है। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन और फिर मानव प्रयासों का संयुक्त प्रभाव मानते हैं, जबकि धार्मिक मान्यताओं को आस्था का विषय बताते हैं। वहीं पर सऊदी अरब का लक्ष्य आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर रेगिस्तानी भूमि का पूर्ण विकास करना और फिर पर्यावरण को बेहतर बनाना है। ऐसे में हरियाली बढ़ने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, लेकिन इन्हें कयामत की निश्चित निशानी मानने का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक विश्लेषण दोनों अपने अपने संदर्भ में देखे जाते हैं। आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, कानून व्यवस्था और छात्र कार्रवाई पर उठाए सवाल। दरअसल बात यह है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आधी रात आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार हालात संभालने में विफल रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि प्रशासन जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने हाल के छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज और फिर दर्ज किए गए मामलों की को लेकर के सरकार को घेरा है। उनका कहना था कि छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिससे सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने बिहार की आर्थिक स्थिति पर भी निशाना साधते हुए दावा किया है कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है और सरकार विकास के मुद्दे पर जवाब देने से बच रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, छात्रों के मुद्दे और फिर प्रशासनिक जवाबदेही जैसे विषयों पर सरकार को जनता के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बिहार टीचर भर्ती का विज्ञापन बीपीएससी ने बताया पूरी तरह फर्जी। दरअसल बात यह है कि बीपीएससी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे शिक्षक भर्ती के एक विज्ञापन को पूरी तरह से फर्जी और फिर धार्मिक बताया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वायरल नोटिस में आवेदन तिथि और फिर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े जो जानकारी दी जा रही है उसका बीपीएससी से कोई भी संबंध नहीं है। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे ऐसे फर्जी विज्ञापनों पर भरोसा न करें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना को ही सही माने। बीपीएससी ने कहा है कि कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया के जरिए अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वहां पर आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्राई4 भर्ती से संबंधित कोई भी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने पर उसकी जानकारी केवल बीपीएससी के अधिकृत पोर्टल और फिर आधिकारिक माध्यमों से ही दी जाएगी। आयोग ने उम्मीदवारों को किसी भी वायरल पोस्ट, वीडियो या फिर अनाधिकृत नोटिस को शेयर करने से भी बचने की सलाह दी गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों से सतर्क रहने और फिर भर्ती से जुड़ी किसी भी सूचना की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से करने की अपील की है। बीपीएससी ने कहा है कि फर्जी विज्ञापन या फिर धार्मिक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। बिहार में पोषण योजना में बदलाव, आंगनबाड़ी केंद्रों में अब मिलेगी न्यूट्री खिचड़ी, पुलाव और फिर फोर्टिफाइड दलिया। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार की पूरक पोषाहार योजना में बड़ा बदलाव करते हुए सभी 38 जिलों के 1,15,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब पारंपरिक सूखे राशन की जगह रेडी टू कुक और फिर रेडी टू ईट प्रीमिक्स खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, गंभीर रूप से अल्प वजन और फिर अति कुपोषित बच्चों को न्यूट्री खिचड़ी, न्यूट्री पुलाव और फोर्टिफाइड दलिया जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप ये नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जिम्मेदारी बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन को सौंपी है। भारत का एक गांव जहां हर पुरुष 2 शादियां करता है, पत्नियां सौतन नहीं बहन की तरह रहती है साथ साथ। दरअसल बातें हैं कि राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवी गांव को लेकर के वर्षों से एक अनोखी परंपरा चर्चा रही है। जहां स्थानीय मान्यता के अनुसार यहां कई पुरुष 2 शादियां करते हैं। गांव के बुजुर्गों को विश्वास है कि यदि पहली पत्नी से संतान नहीं होती है या फिर केवल बेटियां होती है तो फिर दूसरी शादी करने के बाद पुत्र प्राप्ति होती है। हालांकि ये एक स्थानीय मान्यता है और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। बताया जाता है कि इस परंपरा के कारण कई परिवारों में दोनों पत्नियां एक ही घर में आपसी सहमति से रहती हैं और रिश्तों को बहनों की तरह निभाने की कोशिश करती हैं। जब हालांकि नई पीढ़ी के लोग इस परंपरा से धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं और इसे बदलते समय के अनुरूप उचित नहीं मानते हैं। कानूनी रूप से हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहली शादी रहते दूसरी शादी करना अवैध है। कटिहार जिले से भ्रष्टाचार से जुड़ा एक मामला चर्चा में है। सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक राजस्व कर्मचारी पर म्यूटेशन के नाम पर 95,000 लेने का आरोप लगाया गया है। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की 0 टॉलरेंस नीति लागू है। आइए जानते हैं पूरी खबर। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। कटिहार जिले के बारसोई अंचल से एक कथित रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक राजस्व कर्मचारी पर जमीन के दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के बदले 95,000 लेने का आरोप लगाया गया है। हालांकि वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की जांच अभी जारी है। जानकारी के अनुसार ये मामला बारसोई अंचल के एक पंचायत से जुड़ा बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति कथित तौर पर पॉलीथीन बैग में रखी नकदी राजस्व कर्मचारी को देता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये राशि म्यूटेशन से संबंधित कार्य कराने के एवज में ली गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित कर्मचारी पिछले करीब 2 वर्षों से उसी पंचायत में कार्यरत है और पहले भी राजस्व संबंधित कार्यों में अवैध वसूली की शिकायतें सामने आती रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और इसकी जांच की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। कटिहार के जिला अधिकारी ने कहा है कि उन्हें वायरल वीडियो की जानकारी मिली है
किशनगंज शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है। इंटर हाई स्कूल के समीप स्थित सब्जी मंडी में मंगलवार को तेज हवा के कारण एक विशाल पेड़ की डाल अचानक टूटकर गिर गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें एक दंपति की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। आइए जानते हैं पूरी खबर। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। किशनगंज शहर के इंटर हाई स्कूल के पास स्थित सब्जी मंडी में मंगलवार को तेज हवा के चलते एक विशाल पेड़ की डाल अचानक टूटकर नीचे गिर गई। उस समय मंडी में लोगों की सामान्य आवाजाही चल रही थी। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में 2 पुरुष, एक महिला और एक छोटा बच्चा घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पेड़ की बड़ी डाल सड़क और मंडी परिसर में गिरने से कई लोग उसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने बिना देर किए राहत कार्य शुरू किया और घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों के अनुसार घायलों में एक दंपति की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। हादसे के दौरान एक बाइक भी पेड़ की डाल के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ की डाल सड़क पर गिरने के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी पूरी तरह प्रभावित रहा और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुराने और जर्जर पेड़ों की नियमित जांच कराने तथा संभावित खतरे वाले पेड़ों की समय समय पर छटाई कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते ऐसे पेड़ों की देखभाल की जाए तो भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। किशनगंज से एक बेहद खास और खुशी देने वाली खबर सामने आई है। बहादुरगंज प्रखंड की एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। खास बात यह है कि चारों नवजात और मां पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं। इस दुर्लभ घटना के बाद परिवार ही नहीं पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। आइए जानते हैं पूरी खबर। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। किशनगंज जिले के एक निजी अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म देकर सभी को हैरान कर दिया है। ये दुर्लभ परसों सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें 2 बेटों और 2 बेटियों का जन्म हुआ। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मां और सभी नवजात पूरी तरह स्वस्थ हैं तथा चिकित्सकीय निगरानी में रखे गए हैं। जानकारी के अनुसार महिला बहादुरगंज प्रखंड के एक गाँव के रहने वाली है। परिवार के लिए ये पल बेहद खास है, क्योंकि शादी के बाद लंबे समय तक संतान का सुख नहीं मिला था। लगातार इलाज और चिकित्सकीय परामर्श के बाद महिला गर्भवती हुई और अब एक साथ 4 बच्चों के जन्म से परिवार की खुशी कई गुना बढ़ गई है। महिला ने बताया कि वो लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए इलाज करा रही थी। कई प्रयासों के बाद उन्हें ये खुशी मिली। अब एक साथ 4 बच्चों के जन्म से पूरा परिवार बेहद उत्साहित और इसे ईश्वर का आशीर्वाद मान रहा है। अस्पताल की चिकित्सक ने बताया कि परसों पूरी तरह सफल रहा। चारों नवजात स्वस्थ हैं, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। सभी बच्चों की नियमित जांच की जा रही है और उनकी स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। चिकित्सकों के अनुसार मां की सेहत भी सामान्य है और अस्पताल की मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है ताकि किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो। एक साथ 4 बच्चों के जन्म की खबर फैलते ही अस्पताल में लोगों की भीड़ जुटने लगी। पूरे इलाके में इस अनोखी घटना की चर्चा हो रही। किशनगंज से दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है। 6 बच्चों की मां ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं पूरी खबर। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का एक मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय के निर्देश पर एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे अपने 6 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया गया। पुलिस के अनुसार पीड़िता पश्चिम बंगाल के एक सीमावर्ती क्षेत्र की रहने वाली है। उसने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि शादी के बाद शुरुआती कुछ वर्षों तक उसका वैवाहिक जीवन सामान्य रहा,
लेकिन बाद में पति और ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। महिला का कहना है कि उसके साथ लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई। आरोप है कि ससुराल पक्ष की ओर से दहेज में 2 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवर और एक मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। पीड़िता के अनुसार मायके की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये मांग पूरी नहीं की जा सकी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि दहेज नहीं मिलने पर उसे बार बार घर से निकालने की धमकी दी जाती थी। अंत उसे 6 बच्चों के साथ घर से बाहर कर दिया गया। इसके बाद से महिला अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही है। काफी समय तक न्याय की उम्मीद में प्रयास करने के बाद पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। दोनों पक्षों से पूछताछ की जाएगी। बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। राज्य सरकार के फैसले के बाद महाधिवक्ता बिहार ने सभी जिला पदाधिकारियों और लोक अभियोजकों को आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सूची में किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना कांड संख्या 460/2026 भी शामिल है। ऐसे में इस मामले में जेल में बंद लोगों की रिहाई का रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार भर में हुए छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के निर्णय के बाद बिहार के महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से सभी जिला पदाधिकारियों और लोक अभियोजकों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश के अनुसार 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक नीट यूजी आंदोलन के दौरान पूरे बिहार में दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस अवधि तक राज्य भर में कुल 64 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में किशनगंज जिले का बहादुरगंज थाना कांड संख्या 460/2026 भी शामिल है। इस मामले में छात्र आंदोलन के दौरान कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब सरकार के फैसले के बाद इस केस को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। महाधिवक्ता बिहार की ओर से जारी नोटिस में सभी जिला पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें और मामलों की वापसी के लिए तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही लोक अभियोजकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सरकार के निर्णय का पालन कराएं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि मामलों की वापसी के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सरकार और महाधिवक्ता कार्यालय को भेजी जाए। इस पूरे मामले को अत्यंत आवश्यक बताते हुए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया गया है। सरकारी निर्णय के बाद बहादुरगंज सहित अन्य जिलों में दर्ज मामलों में जेल में बंद लोगों की रिहाई की प्रक्रिया भी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम रिहाई और केस वापसी की कार्रवाई संबंधित न्यायालय और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।